जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो भौतिकी का एक चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12 का, उसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया है, तो इस वीडियो को हम पार्ट 2 करते हैं। और इसमें हम बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन होगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय फ्लक्स, जो विद्युत बल रेखाएं होता है वो, और आवेश का वितरण पे जो भी क्वेश्चन बन रहा होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु पर रखे गए इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को क्या कहते हैं। इकाई धन जांच जो बल का अनुभव करता है किसी बिंदु पे, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी आवेश होगा वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना के रखता है। अगर इसके अंतर्गत कोई भी आवेश अन्य आवेश को लाएंगे तो वो एक बल का अनुभव करता है। तो वो क्षेत्र का मतलब परिसीमा जांचने के लिए क्या करते हैं, इकाई धन जांच उसको किसी बिंदु पे लाते हैं और देखते हैं कि इस पे बल लग रहा है कि नहीं। अगर बल लगेगा तो बोलेंगे कि हाँ, क्षेत्र का तीव्रता यहाँ तक है, और जितना बल लगेगा उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत क्या होता है? ई होता है, और ई बराबर क्या होता है? F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत ई होता है, एक सदिश राशि है। ठीक है, F/Q0 बल बट्टा आवेश। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, बीमा हम लोग आगे निकालेंगे, जरूरत होगा किसी क्वेश्चन में तो इस तरह से होता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस आवेश के कारण दूर होता है। क्षेत्र जो होता है प्लस आवेश के कारण दूर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बल रेखाएं होता है, विद्युतीय बल रेखाएं आवेश से दूर होता है। और ऋण आवेश के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की ओर होता है, क्योंकि विद्युतीय बल रेखाएं आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और प्लस आवेश के कारण दूर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक है, आयाम रहित मात्रक, सदिश मात्रक, अदिश मात्रक। अदिश मात्रक नहीं हो सकता, आयाम रहित मात्रक नहीं हो सकता, ये क्या होगा? सदिश राशि है। सदिश राशि, और इसका दिशा किधर होता है? प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पे लिख लेते हैं ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई की दिशा माइनस से, सॉरी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अल्फा कण विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति कर रहा है, किधर गति कर रहा है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति कर रहा है, तो इसका वेग बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन को बताना है कि एक अल्फा कण है। अल्फा कण समझ लेते हैं पहले क्या होता है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम के नाभिक पे 2+। ठीक है, इसका द्रव्यमान परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का विपरीत दिशा में गति कर रहा है। मान के चलते विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। ठीक है, इस दिशा में है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं द्वारा ही दिखाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इधर दूर जा रहा है, मतलब इस बिंदु से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे धन आवेश है, और इस अल्फा कोण को इसके विपरीत गति करा रहे हैं। विपरीत गति करा रहे हैं तो ई भी धन आवेश, ये भी धन आवेश, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। ये इसके पास आ रहा है, तो ये पास आने से क्या करेगा? इससे विद्युत क्षेत्र दूर है। ठीक है, दूर है, और ये अल्फा कण है, इसके पास आ रहा है, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजने का प्रयास करेगा, लेकिन ये पास आ रहा है, तो इसका वेग क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाहरी विद्युत क्षेत्र में -6 कूलम के आवेशित कण द्वारा अनुभव किया गया बल 60 न्यूटन उत्तर की ओर है। किधर है? उत्तर की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है, कितना होगा? तो देखिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का F/Q0 होता है। ठीक है, हमको बल दे दिया है किधर? 60 न्यूटन का। ठीक है, उत्तर की ओर, चिन्ह तो बाद में हम रख लेंगे, और आवेश का मान कितना दिया है? 6 कूलम है, माइनस को अभी रहने देते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पे आवेश की मात्रक, यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे, तो इसका भी मान कितना आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो अगर बल उत्तर की ओर, देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन दिशा को उलट देता है, तो यहाँ पे उत्तर की ओर बल लग रहा है, तो निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र उत्तर के जस्ट विपरीत क्या होता है? दक्षिण, तो दक्षिण की ओर 10 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या बता रहा है कि दिशा विपरीत होगा, बल के दिशा के विपरीत होगा। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए 6 कूलम अगर प्लस में होता, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वो प्लस में आता है। इससे पता चलता कि हमारा जो बल विद्युत क्षेत्र है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? माइनस है,
तो माइनस होने से हमारा क्या मान आ रहा है, सॉरी माइनस में आ रहा है, और माइनस चिन्ह यह बताएगा कि ये बल की दिशा के ठीक विपरीत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को प्रति कूलाम 10 के पावर 4 न्यूटन तीव्रता वाले एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले विद्युतीय बल क्या होगा। तो ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, इकाई परीक्षण आवेश। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। हमको दे दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है, कितना दिया है 10 का पावर 4। बल हमसे पूछ रहा है और आवेश इलेक्ट्रॉन पे पूछ रहा है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेंगे। 1.6 गुना कितना होता है 10 के पावर-19। यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर-19 गुना 10 के पावर 4। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 का पावर-15। ठीक है, न्यूटन बल है तो इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे 1.6 गुना 10 के पावर-15 किस में है, ऑप्शन सी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया था और आवेश दे दिया था, बल के बारे में पूछ रहा था, तो बल हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि परिमाण -q और +4q के दो आवेशों को 1 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, तो जुड़ने वाली रेखा पर बिंदु और वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो कि -q के संबंध में उनके बीच दूरी क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदासीन बिंदु पूछ रहा है। उदासीन बिंदु क्या होता है पहले समझते हैं। उदासीन बिंदु, देखिए वह बिंदु जहाँ E = 0 विद्युत क्षेत्र क्या तीव्रता 0 हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं उदासीन बिंदु। जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता 0 हो जाता है उसको हम लोग उदासीन बिंदु बोलते हैं। जैसे मान के चलिए दो समान आवेश है, ठीक है, यहाँ पे Q और ये भी Q आवेश है, तो जो उदासीन बिंदु होगा जो उदासीन बिंदु मान के चलिए +Q, ये भी +Q, इधर कहीं उदासीन बिंदु का, क्योंकि इस अगर इसके कारण देखा जाए इस बिंदु पे मान लेते हैं कि उदासीन बिंदु O पे उदासीन, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, क्योंकि +Q के कारण इधर बल लगेगा इस बिंदु पे, और इस +Q के कारण इधर बल लगेगा। ठीक है, इसको Q1 इसको Q2 ले लेते हैं, तो उदासीन बिंदु ये हो गया। ठीक है, तो उदासीन बिंदु कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा 0 होगा। ठीक है, इसको निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है कि डायरेक्ट हम लोग उदासीन बिंदु का मान निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि +Q1 +Q2 दो समान प्रकृति के आवेश हो, यहाँ पे -Q1 -Q2 भी हो जाएगा। ठीक है, और R दूरी से अलग हो, कितना दूरी से अलग हो वो ले लेते हैं, और ये दोनों R दूरी से अलग हो, तो Q1 से जो छोटा आवेश Q1 से दूरी अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। Q1 से उदासीन बिंदु, ये होता है फॉर्मूला आपका R बाई टोटल दूरी √अंडर जिससे निकालना है उसको नीचे रखना है, और जिस और Q1 प्लस में 1। ठीक है, और ये जो उदासीन बिंदु आएगा दोनों आवेश को, जो दोनों आवेशों के बीच किसी ना किसी बिंदु पे आएगा। ठीक है, जब समान प्रकृति का आवेश हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं समान प्रकृति के आवेश के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जब मान लेते हैं कि आवेश विपरीत प्रकृति के हो, आवेश विपरीत प्रकृति के हो,
तब उदासीन बिंदु कैसे निकालेंगे, उदासीन बिंदु, ठीक है। तब उदासीन बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों में से कौन आवेश छोटा है, तो छोटे आवेश की तरफ मतलब आता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये हो गया आपका एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, ठीक है। Q1 इसको Q2 ले लेते हैं, ये प्लस में है, और ये भी मान लेते हैं कि Q1 जो है छोटा है किससे, Q2 से। तो जो उदासीन बिंदु होगा छोटे आवेश के तरफ होगा, बाहर की ओर, दोनों आवेशों से बाहर की ओर होगा। इधर कहीं ना कहीं उदासीन बिंदु होगा O, ठीक है, और दोनों जो छोटा आवेश है उसके ओर होता है, ठीक है। तो उदासीन बिंदु कैसे निकालेंगे, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हो जाता है R/√अंडर Q2 जो बड़ा आवेश है और जो छोटा आवेश है उससे भाग देना है और -1 कर देना है। इससे हम लोग का डायरेक्ट निकल जाता है। नहीं तो लॉन्ग विधि से अगर उदासीन बिंदु निकाला जाए तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। देखिए क्या करना होता है, समझ लीजिए, उसको लंबा विधि से हम लोग निकालेंगे नहीं। जैसे Q2 Q1 दो आवेश है, ठीक है, ये दोनों समान प्रकृति का आवेश है, तो उदासीन बिंदु इनके बीच कहीं ना कहीं आएगा, हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं इस बिंदु C पे उदासीन बिंदु होगा, ठीक है। तो और C बिंदु पे उदासीन बिंदु होगा, तो एक क्या करेंगे, Q1 के कारण इस C पे क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, और इसको मान लेंगे कुछ, और Q2 के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और बिंदु C पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देना है, 0 कर देना है, क्योंकि उदासीन बिंदु में क्या होता है कि वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। तो मान के चलिए Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आ रहा है, ठीक है, और Q2 के कारण E2 आ रहा है। अगर C पे टोटल EC निकालते हैं, EC मतलब C बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगा कि देखिए Q1 के कारण इधर होगा और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगा, दोनों अपोजिट है, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। और हम जानते हैं कि C उदासीन बिंदु, इसलिए उसका मान कितना होगा, 0 होगा, तो E1 माइनस E2 कर देंगे। E1 बराबर E2 करने से डायरेक्ट हमारा क्या आएगा, मान आ जाएगा। तो इतना लंबा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व करके तब जाके आंसर आएगा। लेकिन हम उतना लंबा नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या करना है कि उदासीन बिंदु निकालना है, तो क्या कीजिए, अगर आवेश समान प्रकृति का हो तो जिससे निकालना होता है उसको बटा के नीचे, और जिसका मतलब और दूसरा आवेश को ऊपर +1 कर देना होता है, तो ये उदासीन बिंदु निकल जाएगा। अगर अपोजिट प्रकृति का अगर आवेश हो तो क्या करते हैं, छोटा आवेश से छोटा आवेश की ओर उदासीन बिंदु होता है, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं R/√Q2, मतलब जिस जो बड़ा आवेश है वो बट्टा जो छोटा आवेश है, और -1 करने से डायरेक्ट निकल जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए Q1 + 4Q के दो आवेश है, 1 सेंटीमीटर दूर से है, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। 1 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, -Q + 4Q, तो जो उदासीन बिंदु होगा इधर कहीं ना कहीं आएगा, छोटे आवेश की ओर आएगा, ठीक है, मान लेते हैं C पे आएगा, ठीक है। तो इसी दूरी को निकालना है, किससे, -Q के संबंध में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, उदासीन बिंदु क्या हो जाएगा, R/√अंडर बड़ा आवेश माइनस छोटा आवेश बटा छोटा आवेश -1 होता है। देखिए बड़ा आवेश कितना है, R का मान कितना दे दिया, 1 सेंटीमीटर, 1 रहेगा, और बड़ा आवेश का मान कितना दे दिया है, 4Q, और छोटा आवेश का मान कितना दिया है, Q। केवल मान रखना है, चिन्ह को आपको नहीं रखना है, ठीक है। -1, Q से Q कट गया, और 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, तो 1/2 - 1, ठीक है, बराबर। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो छोटे आवेश से उदासीन बिंदु का दूरी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अगर बड़ा आवेश से दूरी पूछ देता तो 1 सेंटीमीटर पहले इन दोनों का है, और फिर एक छोटे आवेश से है, तो टोटल मिला के 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप आसानी से शॉर्टकट का प्रयोग करके निकाल सकते हो। अगर लॉन्ग कट से निकालते तो पहले -Q1 के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलते हैं, फिर +4Q के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालते, दिशा देखते, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते और उसको 0 कर देते, 0 करते हैं, और जितना आंसर आता हम दूरी उस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तरीका लंबा पड़ जाता है, तो उस तरह से नहीं बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है।
यदि दो असमान बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाएं से दाएं है, किधर से है, बाएं से दाएं है, तो धन आवेश बाईं ओर है और ऋण आवेश दाएं ओर है। देखिए पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। यदि दो असमान बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बाएं से दाएं है, मान के चलिए इसको ले लेते हैं बाएं, ठीक है, इसको ले लेते हैं दाएं। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस दिशा में है, ठीक है, इधर है। तो पूछ रहा है कि धन आवेश किधर होगा। हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है धन आवेश से दूर होता है, तो बाएं निश्चित रूप से धन आवेश होगा और ऋण आवेश की ओर होता है, तो निश्चित रूप से ऋण दाएं की ओर ऋण आवेश होगा। तो धन आवेश बाईं ओर और ऋण आवेश दाएं की तरफ होगा। तो ये ऑप्शन ए सही लग रहा है, तो ए सही हो जाएगा। ऋण आवेश बाईं की ओर होते, ऋण आवेश अगर बाएं की ओर होता तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसके तरफ आता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। डैश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कब उत्पन्न होता है, जब कोई आवेश हो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आखिर होता क्या है, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कल्पना है, हमारा क्या है, कल्पना है। चीजों को हमने समझने के लिए कुछ कल्पनाएं कर लिया है। कोई भी आवेश होगा, मान के चलिए प्लस क्यू आवेश है, इधर क्या करें, इकाई धन जांच आवेश को इसके तरफ भेजेंगे और इकाई धन जांच आवेश जिस पाथ पे गमन करेगा, मान के चलिए उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा या सरल रेखा पाथ पे गमन करेगा, जिस पाथ पे गमन करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, मतलब उसको ड्रॉ कर लेंगे और देख लेंगे किस किस पाथ पे गमन कर रहा है। उस सभी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। और इससे हमको पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ठीक है। कैसे पता चलता है, तो वहां पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और देखते हैं कि स्पर्श रेखा की दिशा कहाँ पे है, उस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा पता कर लेते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, काल्पनिक रेखा होता है जो बताता है कि इकाई धन जांच आवेश मतलब किस कौन पथ पे घूम रहा है किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो जहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा वहां पे रेखाएं भी नहीं होगा, जहाँ पे रेखाएं नहीं होगा वहां पे विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तभी उत्पन्न होगा जब वहां पे विद्युत क्षेत्र हो, अगर विद्युत क्षेत्र नहीं हो तो वहां पे विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होगा। तो देखिए न्यूट्रॉन क्या है, एक उदासीन कण है, तो यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगा। विद्युत द्विध्रुव तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को उत्पन्न करेगा, क्योंकि वहां पे क्षेत्र का कुछ ना कुछ तीव्रता होता है। 1 और 2 ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कण में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं मूल रूप से तिर्य रूप से बाह्य होगी। तिर्य रूप से बाह्य कहने का मतलब किसके कारण दूर जाता हुआ प्रतीत होगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो दिशा है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा इसकी ओर आएगा, ठीक है। और जो अल्फा कण होता है ये पॉजिटिव होता है। अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, आवेश से दूर जाते हुए प्रतीत होगा, तो ये हो जाएगा। और न्यूट्रॉन के कारण तो कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि ये इस पे कोई आवेश नहीं होते, ठीक है। इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, आवेश से दूर होता है, ठीक है। इस तरह से आवेश से क्या होगा, दूर होगा। माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, आवेश की ओर होता है, ठीक है, आवेश की ओर होता है। अगर दो समान प्रकृति का आवेश होगा धनात्मक धनात्मक, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा इस रूप में होता है, आवेश से दूर, ठीक है। अपने लंबाई के लंबवत क्या होता है, दूर हटने का एक दूसरे से प्रयास कर रहा है। और जो समान असमान प्रकृति का आवेश होगा तो प्लस से निकल के किधर जाएगा, माइनस की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से निकल के माइनस की ओर जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से होगा, ठीक है। प्लस और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि दो बिंदु आवेश एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है,
को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। ऋण आवेश से शुरू होगी और धन आवेश पर समाप्त होगी। देखिए अगर एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, कुछ दूरी पर रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होगा, धन आवेश से निकल के ऋण आवेश की ओर जाता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। और याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं लूप नहीं बनाता है, तो धन आवेश से शुरू होगी और ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या बताता है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताता है, मतलब विद्युत क्षेत्र का दिशा किस ओर है। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण दर्शाता है, नहीं। विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है, गलत। विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, हाँ। विद्युत क्षेत्र का दिशा दर्शाता है। और याद रखिएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, इसका कारण समझते हैं। मान के चलिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा इधर है और दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा इधर है, जहां पे काटेगी तो हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं। देखिए एक ही बिंदु पे विद्युत क्षेत्र रेखा का दो गो दिशा बताने लगा। जब एक ही बिंदु पे दो दिशा बताने लगा तो समझिए कि ये असंभव स्थिति है, क्योंकि एक ही बिंदु पर किसी भी विद्युत क्षेत्र का दो गो दिशा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं लांघती। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, एक ही बिंदु पे दो हमको अलग अलग क्षेत्र का दिशा प्राप्त होने लगता है। तो देखिए एक क्वेश्चन पर था ऑप्शन, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए नहीं लांघता, क्योंकि दो दिशाएं नहीं हो सकता किसी एक ही बिंदु पे, ठीक है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण इकाई नहीं हो सकता, ये भी गलत है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में शून्य परिमाण नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो दिशा नहीं हो सकता, इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वहां पे हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और स्पर्श रेखा की दिशा में ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है। और एक ही बिंदु पे दो अलग अलग दिशाओं को दर्शाने लगेगा, जो कि असंभव इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी प्रकार का संतृप्त पास नहीं बनाती, तो ये तो सही है कि ये बंद लूप नहीं बनाती, हमेशा संतृप्त पास का निर्माण करती है, गलत है। कुछ रेखा संतृप्त पास, गलत है। तो ये किसी भी प्रकार का संतृप्त पास नहीं बनाती है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और धन आवेश से शुरू होती है, ऋण आवेश पे समाप्त होती है, लेकिन बंद लूप नहीं बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत अविवाह, विद्युत फ्लक्स है, अविवाह करने का मतलब फ्लक्स। यहाँ पे फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। सदिश है, अदिश है, ना तो सदिश है ना ही अदिश, इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई से सूचित करते हैं और ई होता है ई वेक्टर ई डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट कभी भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। देखिए जो ई है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और एक क्या है, क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों का जब अदिश गुणनफल कराते हैं, मतलब बिंदु गुणनफल कराते हैं, तो हमें विद्युत फ्लक्स मिलता है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करके ही मिलता है। और विद्युत अविवाह का परिभाषा क्या हो जाता है, तो कोई भी मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है, मतलब कहीं पे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा है, किसी सतह से जितना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरता है उसकी संख्या को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, विद्युत अविवाह बोल देते हैं। यह एक अदिश राशि होता है, ठीक है। फाई संकेत है इसका ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है ई और ए के बीच का कोण होता है, ठीक है। और ए क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। क्षेत्रफल तो बेसिकली अदिश राशि है, लेकिन इसको हम लोग सदिश रूप में लेते हैं, ठीक है। और इसका दिशा क्या होता है, सतह से लंबवत बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश का दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। विद्युत अविवाह डैश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणनफल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का अन्योन्य गुणनफल, मतलब क्रॉस पूछ रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का बिंदु गुणनफल, हाँ तो बिंदु गुणनफल होता है। अविवाह करने का मतलब विद्युतीय फ्लक्स डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल द्वारा हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
देखिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे होगा क्या कि हम चीज़ों को और टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे और देखेंगे कि हमारे कहाँ पे गलत है, किस टॉपिक को हम कम समझ पा रहे हैं उसको हम लोग ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे। इससे क्या होगा कि हम एग्जाम में जब जाएंगे तो वो टॉपिक हमारा मजबूत रहा होगा और जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स डैश पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल, सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर क्या करता है, निर्भर करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। देखिए ई बढ़ने से क्या होता है, क्षेत्र विद्युत फ्लक्स भी बढ़ेगा, ई घटने से विद्युत फ्लक्स भी घटेगा, ए भी, ए बढ़ने से, ए मतलब क्षेत्रफल सदिश बढ़ने से विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा, और थीटा बढ़ने के साथ क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान घटेगा, और थीटा घटने के साथ क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो इस तीनों राशि पे क्या कर रहा है, विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर कर रहा है। तो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे भी निर्भर करेगा, क्षेत्रफल इस पे भी निर्भर करेगा, सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण इस पे भी निर्भर करेगा। मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के एक वर्गाकार पास को तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र का तीव्रता दे दिया 50 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना बन रहा है, 60। तो फिर पास से गुजरने वाला विद्युत अवयव फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का कोण होता है। ई का मान हमको दे दिया है कितना, 50 न्यूटन प्रति कूलम। और देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर लिखा है, तो यह अभिवाह का मात्रक होता है, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो ए का मान दे दिया 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमको मीटर में चाहिए तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे cos 60, यहाँ पे कोण कितना है, 60 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं, 50 गुना 50 10 का पावर -4, और यहाँ से 60 का मान कितना होता है, 1/2, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 2 का 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 जीरो आ जाएगा, गुना में 10 का पावर -4 गुना में 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2 से कटेगा 1250। ठीक है, और 10 का पावर -4 है, इसको अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.125 वोल्ट मीटर, 0.12 वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बस इसमें क्या करना है, फॉर्मूला का मान रखना है और सॉल्व कर देना है। यहाँ पे 10 का पावर -4 इसलिए लिया गया क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा ऑप्शन जो है मीटर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सीजीएस इकाई है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का सीजीएस इकाई है। तो सीजीएस देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कूलाम मीटर, इसका एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। कूलाम क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम या स्थिर वैद्युत मात्रक बोलते हैं। और मीटर का सीजीएस क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो स्टेट कूलाम सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुव का निर्माण डैश पर रखे गए दो समान और असमरूप बिंदु आवेशों के कारण होता है। कम दूरी पर, लंबी दूरी पर एक दूसरे को छूते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, द्विध्रुव का निर्माण डैश पर रखे समान और असमरूप बिंदु आवेशों के कारण होता है। समान करने का मतलब उनका परिमाण समान होना चाहिए, और असमरूप करने का मतलब उनका जो प्रकृति हो विपरीत हो। ठीक है, तो कितना मतलब ऐसा व्यवस्था कैसे, क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। कब कहेंगे, जब ये दोनों आवेश अल्प दूरी से, मतलब बहुत ही कम दूरी से अलग हो तब। तो क्या हो जाएगा, कम दूरी से अलग हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षीय और विषुवत रेखाओं पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। अक्षीय करने का मतलब, विषुवत करने का मतलब निरक्षीय स्थिति बोल रहे हैं। ठीक है, अक्षीय स्थिति में आपका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, द्विध्रुव के कारण K 2P/R3, और अक्षीय स्थिति में होता है। ठीक है,
और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्ष में होता है के पी बाई आर क्यूब, इतना होता है। ठीक है, इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का भाग करेंगे, अनुपात निकालेंगे तो ये के पी आर क्यूब कट जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसकी अक्षीय रेखा और भूमध्य रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या होगा, पूछ रहा है। मतलब अक्षीय के कारण, तो देखिए दो बिंदु, पहले एक द्विध्रुव ले लेते हैं, ये हमारा द्विध्रुव हो गया माइनस प्लस। ठीक है, अक्षीय स्थिति क्या होता है, जब दोनों आवेश को मिलाने वाला रेखा पर कोई बिंदु हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे ओ पे जो आवेश, जो बिंदु होगा उसको हम लोग अक्षीय बोलेंगे, और दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य लंब समद्विभाजक पर जो बिंदु होगा, लंब समद्विभाजक पे जो बिंदु होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, निरक्ष बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, बिंदु सी क्या होगा, हमारा निरक्ष बिंदु होगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा और जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा द्विध्रुव के कारण, इन दोनों के बीच में क्या कोण होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है इस दिशा में होता है। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होता है, द्विध्रुव के अपोजिट होता है और इसके कारण इधर। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना का बनेगा, देखिए 180 का कोण बनेगा। ठीक है, 180 का कोण बनेगा। यहाँ पे बनेगा 0 द्विध्रुव से, और यहाँ पे जो बनेगा 180, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि द्विध्रुव आघूर्ण P का एक विद्युत द्विध्रुव कोण थीटा पर एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर उत्पादित बलाघूर्ण क्या होगा। मतलब बलाघूर्ण पूछ रहा है, जब किधर रखा है, थीटा कोण पे रखा जा रहा है। बलाघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, P क्रॉस E होता है। ठीक है, ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश गुणनफल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, बलाघूर्ण बोल देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका PE साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, P और E के बीच का कोण, तो E और B दोनों होगा, तो A और D सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बलाघूर्ण अधिकतम होगा जब द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा। तो देखिए टाउ के कितना होता है, PE साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों तो समान है, इस साइन थीटा अगर अधिकतम होगा तो टाउ भी क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। तो साइन थीटा अधिकतम कब होता है, जब कोण 90 का बन जाए। तो PE जब थीटा इक्वल कितना हो जाए, 90 का, जब थीटा 90 का होगा तो साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, और साइन 90 होगा तो PE हो जाएगा, साइन 90 1 होता है। तो कितने का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए रैखिक आवेश घनत्व का आयाम पूछ रहा है, बीमा पूछ रहा है, आयाम मतलब बीमा हमसे पूछ रहा है। रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बाई L होता है, मतलब आवेश बटा लंबाई को हम लोग रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, AT, और लंबाई के लिए क्या होता है, L होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, L के पावर -1 AT। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो गया, रैखिक आवेश घनत्व का आयाम हो गया। अगर क्षेत्रीय आवेश घनत्व का आयाम पूछता तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं, और इसका क्या होता है Q बाई A। क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल है। ठीक है, Q का हो जाएगा AT, और A का क्या होगा, L²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो L का पावर -2 AT हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आयतनिक आवेश घनत्व क्या होता है आपका, ये हो गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व। ठीक है, ये क्या होता है, ये रो द्वारा सूचित करते हैं, ये होता है Q बाई V क्या है पे, तो ये आपका आयतन है। ठीक है, तो Q बाई V करके हम लोग इसका भी बीमा निकाल लेंगे, इसका बीमा निकालेंगे तो L का पावर -3 AT हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका बीमा निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, धात्विक पिंड का पृष्ठ आवेश घनत्व हमेशा रहेगा एक समान, असमान
एक समान या असमान, इनमें से कोई नहीं। देखिए धात्विक बोल रहा है तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व एक समान होता है, क्योंकि मान के चलिए कोई धातु है यहाँ पे, ठोस गोला मान के चलिए ले लेते हैं, तो इस पे जो आवेश देंगे वो चारों ओर, मान के चलिए प्लस आवेश दे रहे हैं तो क्या होगा, जो आवेश देंगे ये चारों ओर इस पे क्या होगा, वितरित हो जाएगा और एक समान रूप से वितरित होगा। तो इसलिए इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है बराबर होता है, ठीक है, और बिंदु पे समान होता है। यदि आवेश धातु के गोले को दो असमान भागों ए और बी में इस प्रकार काटा जाता है कि भाग ए का पृष्ठीय आवेश पृष्ठीय क्षेत्रफल बी से अधिक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा। तो देखिए भाग ए का बी से अधिक होगा, भाग बी का भाग ए से अधिक होगा, भाग ए और भाग बी बराबर होंगे। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम जो जानते हैं कि धातु का जो पृष्ठीय होता है, पृष्ठ होता है, जब उस पे आवेश देते हैं उस चारों तरफ क्या करते हैं, एक समान रूप से वितरित कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी इसका आवेश घनत्व तो निकाल लेंगे, किसी भी छोटे भाग का हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो ए और बी का बराबर होगा, बराबर छोटा बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि धातु है, अधातु रहता तब छोटा बड़ा हो सकता था, ठीक है। ठोस धातु गोले पर किस प्रकार का आवेश वितरण होता है, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व, इनमें से कोई नहीं। मान के चलिए आवेश गोला है, अगर इसको अंदर भी इसके आयतन में भी आवेश अगर हम देंगे ना, तो ये आवेश जो निकल के कहाँ पे चलाएगा, इसके सतह पे चलाएगा, ठीक है। अगर धातु होगा तब, तो धातु होगा तो क्या होगा, सतह पे सारा आवेश चलाएगा। तो जब सतह पे आवेश आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। रैखिक हो नहीं सकता, रैखिक में एक लंबाई पे आवेश होता है, और आयतनी में क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व में पूरा आयतन में आवेश फैला रहता है। लेकिन धातु के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आयतन में भी आवेश देंगे हम तो वह सतह पे चला आता है, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व इसके कारण होगा, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयतन आवेश घनत्व डैश के लिए लिया जा सकता है, ठोस धातु घन के लिए कभी नहीं हो सकता है, कि ठोस धातु घन अगर होगा, मान के चलिए ये हमारा घन भी होगा ठोस धातु घन, तो इसको जब आवेश देंगे, इसके आयतन में भी अगर आवेश देंगे तो चारों तरफ क्या होगा, इसके सतह पे आवेश चलाएगा। तो ठोस धातु घन तो नहीं हो सकता, लेकिन विद्युत रोधी हो सकता है। विद्युत रोधी क्यों हो सकता है, क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थ का यह गुण होता है कि जब भी विद्युत रोधी को हम जहां आवेश देते हैं जिस सतह पे, वो आवेश वहीं पे रहता है, चलन मतलब चलता नहीं है, स्थिर रह जाता है, ठीक है। तो इसके आयतन में आवेश देंगे तो वहीं पे रहेगा, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ठोस विद्युत घन, ठीक है। यदि कुछ इलेक्ट्रॉनों को धन आवेशित चालक शंकु में मिलाया जाता है, तो शंकु का पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछ रहा है। यदि कुछ इलेक्ट्रॉन को धन आवेशित चालक शंकु में मिलाया जाता है तो उसका पृष्ठीय आवेश क्या होगा, ठीक है। तो मान के चलिए शंकु है आपका, ठीक है, ये धन आवेशित है, इस पे अगर ऋण आवेश को मिलाएंगे, माइनस मिलाएंगे, तो धन आवेश को क्या करेगा, कम करेगा। और हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है, Q बाई A होता है। तो एक Q का मान क्या होगा, यहाँ पे घटेगा, Q नेट ले लेते हैं, Q नेट का मान घटेगा और A जितना है उतना ही रहेगा। तो इस तरह से पूरा सिग्मा का मान क्या होगा, घटेगा, मतलब इसका मान घटेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान घटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या उस पर आवेश के परिमाण को बदले बिना बढ़ जाता है, ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में पूछेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कह नहीं सकते। यदि किसी गोले की त्रिज्या उस पर आवेश के परिमाण को बदले बिना क्या किया जाता है, बढ़ जाता है, त्रिज्या बढ़ जा रहा है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में बताना है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई A। यहाँ पे A क्या है, गोला है, तो गोले के लिए Q बाई A का मान क्या हो जाए, 4 पाई R स्क्वायर होता है, 4 पाई R स्क्वायर होता है। और जैसे ही इसको मान बढ़ाएंगे, R का मान बढ़ाएंगे, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ने के साथ ये तो नियत है, तो सिग्मा का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपात नियत, व्युत्क्रमानुपात संबंध में जुड़ा हुआ है। देखिए जैसे ही इसका मान बढ़ाएंगे, इसका मान क्या होगा, घटेगा, तो ये घटेगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग गॉस प्रमेय को पढ़ेंगे, ठीक है, और उस पे जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे, फिर P/Q का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।